वेलकम टू द चैनल। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक बहुत ही सीनियर एक्टर जिन्होंने कई सारी फिल्मों में कई सारे किरदार प्ले किए हैं। सीरियल्स में भी आपने उनको देखा होगा। जी हाँ, आप जैसा कि मेरे साथ वीडियो में देख पा रहे हैं, आज मैं आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ बॉलीवुड एक्टर, लेकिन उदयपुर की उनकी जो जड़ें हैं वो उदयपुर से हैं। मनोहर तेली जी की बात कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं और उनके बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको थैंक यू कह दूं कि आपने समय दिया। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर आप उदयपुर से हैं तो जनता काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया था आपका, हमारी जो पब्लिक है उदयपुर की, कि एक ऐसा स्टार है बॉलीवुड में चमकता है जो कि हमारी धरती से, यहाँ उदयपुर से, मेवाड़ से गया था और उसने काफ़ी नाम रोशन किया उदयपुर का। सबसे पहले तो सर अर्ली ईयर्स से बात करूँ कि क्या आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या ड्रीम था, कभी पहले सोचा था कि यही करना है या? हाँ, नहीं सोचा तो नहीं था, चीज़ें सबकॉन्शियसली अंदर आ गई थी। तो जब यहाँ थिएटर करता था जी, और थिएटर भी ऐसे लोगों के साथ करता था जो राजस्थान क्या पूरे भारत में जाने जाते हैं, रंगमंच करता था यहाँ। और जो मेरे निर्देशक हैं, वो जो मेरे गुरु हैं श्री भानु भारती जी, उनके साथ मैं रंगमंच करता था और उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। तो लगा यार कि मुझे यहाँ से आगे जाना चाहिए, मैं क्या करूँ। तो जो अंदर की चीज़ें थी वो मुझे, जो कहते हैं ना, तलाश रहती है, सर्चिंग। तब जाके मुझे पता लगा आइदर मुझे एफटीआई जाना चाहिए और एनएसडी जाना चाहिए। तो एफटीआई में थोड़ा सा गैप हो गया था 1 साल का। तो फिर मैंने भानु जी सर से रिक्वेस्ट की थी, सर मुझे एनएसडी जाना है। तो सर ने कहा कि तैयारी करो, फिर देखो तुम जा सकते हो। तो बेसिक चीज़ें तो मेरी तैयार हो ही रही थी उनके माध्यम से, एजुकेशन और ये सब कुछ ठीक था। और फिर रंगमंच भी उनके सानिध्य में मेरा निखर ही रहा था। तब मैं उनके सानिध्य में रहते हुए एनएसडी गया और वहाँ व्यावसायिक रंगमंच की ट्रेनिंग की। कितना समय पहले की बात है ये 94 की बात है। अच्छा, 94 में आपने उदयपुर छोड़ा था? हाँ, 94 में छोड़ा था और 97 में मैं पास आउट हुआ और फिर उसके बाद मैं मुंबई में गया, क्योंकि मुझे गुजारा करना। रंगमंच मैंने नहीं छोड़ा तब। तो एट दैट टाइम यू आर स्टूडेंट? और मैं स्टूडेंट ही था। तो मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में एमए किया है, पीजी डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये इक्विवेलेंट टू एमए कहलाता है। हाँ, उदयपुर से किया? नहीं, ये एनएसडी से। NSD बीएससी किया मैंने उदयपुर से, अपने एमबी कॉलेज से। अच्छा। उसके बाद निम्बार्क से बीएड किया और ये सब बहुत सारे कोर्स किए मैंने। राजस्थानी में एमए किया। इसी दौरान में ये सब करते हुए मैं थिएटर कर रहा चीज़ है। जब आप शुरुआती दिनों में सर वहाँ गए थे, जब आपका स्ट्रगल टाइम था, कैसा रिस्पांस मिलता था? और क्या, क्योंकि बीइंग अ राजस्थानी, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो एनएसडी इंस्टीट्यूट है जी, वो पूरे भारत का है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का करता है। वहाँ एनआरआई भी होते हैं, वहाँ सब तरह के लोग आते हैं और पढ़ाने के लिए भी दुनिया भर के टीचर्स आते हैं, दुनिया भर के स्टूडेंट्स आते हैं। और वहाँ रेपेट्री भी है जो जिसमें पूरे देश के लोग रहते हैं। तो वो किसी एक स्टेट को बिलोंग नहीं करता है। तो वहाँ पर वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक पूरा एक 20 लोगों का परिवार होता है जो पूरे भारत को बिलोंग करता है। कोई कन्याकुमारी से है, तो कोई आसाम से है, कोई राजस्थान से है। तो वहाँ सबका कल्चर मिलके एक इंडिया बनता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ। तो जब भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था तो मैं राजस्थानी कॉस्ट्यूम, राजस्थानी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें, इवन दैट राजस्थानी म्यूजिक और वो सब मैं वहाँ करता था। अच्छा। तो वो रेस्पॉन्स, और राजस्थान तो आप जानते हैं फोक की दृष्टि से और मतलब म्यूजिक की दृष्टि से तो मतलब अल्टीमेट है वो सब। तो अच्छा रेस्पॉन्स था वो। अच्छा, तो सर पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जब आपको मिला और आपने किया, और क्या रोल था वो? रंगमंच में तो मैं जब हमने मंटो की कहानी की थी, मम्मी, सादत हसन मंटो साहब की कहानी है, जो मुंबई के बारे में ज़्यादा लिखा है उन्होंने, फिल्मों के बारे में। तो उनकी एक कहानी थी मम्मी। तो उसमें मुझे कैरेक्टर करने को मिला था जो एक हीरो का रोल होता है, और वो मुंबई में हीरो की कहानी थी और एक मम्मी के घर में पेइंग गेस्ट रहते हैं, वो कहानी थी। तो उसमें बड़ा अच्छा, माया राव डायरेक्टर थी हमारी उस प्ले की। इट्स नाइस, बहुत अच्छा शो था। फर्स्ट ईयर में किया था हम लोगों ने। ओके। और बॉलीवुड में अगर मैं बात करूं, तो जब आपको एंट्री मिली तो वो पहला रोल कौन सा था? हम लोग जब मुंबई गए थे तो वहाँ पर एक टेम्पेस्ट फिल्म करके एक प्रोडक्शन हाउस है, जिनकी डायरेक्टर थी मंजू सिंह। अच्छा। जिनका एक शो आता था, एक कहानी, दूरदर्शन पे, जब जी टीवी और ये सब नहीं होते थे, मतलब प्राइवेट मीडिया नहीं होता था, दूरदर्शन पे आता था। तो वो उसकी प्रोड्यूसर थी। तो उन्होंने हमें, हमारा प्ले देखा था मुंबई में, वहाँ दिल्ली में, और सब उन्होंने कहा था जब भी तुम लोग मुंबई आओ तो हमसे मिलना।
तो हम लोग जब यहाँ से 4-5 लोग एक साथ एनएसडी से पास आउट हुए और वहाँ गए, उनसे मिले, तो वो शो कर रही थी स्वराज, अच्छा। दूरदर्शन पे आता था, तो जो शहीदों पर था, आज़ादी की लड़ाई में जो लड़े थे, तो उसमें मुझे महावीर सिंह जो अच्छा कैरेक्टर था वो करने को मिला, जिनको बाद में सजाए काला पानी हुई थे और वो सब कई लोगों के उनका जो उनका कैरेक्टर मुझे किरदार करने को मिला। ये पहला मेरा शो था, वहाँ जाते ही मुझे मिला था दूरदर्शन के लिए। तो कुछ उदयपुर की यादें जो हैं, बचपन की कोई यादें हैं, किस तरीके का आप मैंने करते थे? एक बात बताऊं सोहेल, क्योंकि थिएटर में सर मेरे जितना मेरा ही समझ है ना, थिएटर में रहने वाला आदमी जो है वो काफी सीरियस उसका होता है, वो मतलब मस्ती और ये कुछ सोहेल ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट नहीं की, कंप्लीट करवाई गई मेरी। अच्छा आप बैक बेंचर रहे होता ना, मेरा 2 बार बीएड में एडमिशन हो गया था, ठीक है, और हर बार इसलिए रुक जाता था कि मेरी फाइनल ईयर में मेरी सप्लीमेंट्री होती थी मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो मुझे रुझान जो है ये थिएटर और ये सब रहा था मेरा। तो कौन सा ऐसा इंस्पिरेशन था जिसने आपको वो राह दिखाई? क्योंकि जैसा आप बता रहे हो सर कि पढ़ाई में भी इतना वो था नहीं, कौन सा ऐसा दोस्त या ऐसे क्या इंस्पिरेशन थी जिसने आपको वो राह दिखाई कि अपन को करना है? यार मैं जहाँ रहता हूँ ना, जिस बेल्ट में, वहाँ पर ये लोग कहने को तो हम क्षत्रिय किसान हैं, ठीक है, तेली समाज जो है, लेकिन हमारा जो परिवेश है पूरा ग्रामीण है। मकान बड़े अभी सीमेंट के हो गए, लेकिन अभी भी वो लोग दिल से बिल्कुल वो हैं मिट्टी वाले, एकदम जमीन से जुड़े हुए, खेती करते हैं, सब करते हैं। तो बचपन से मैं एक अपने फोक फॉर्म होती है गौरी, वो मैं देखता आया हूँ और वो खेलता भी आया हूँ, करता आया हूँ। अच्छा हाँ, गौरी खेलता आया हूँ और मुझे नहीं पता था कि मैं गौरी खेलूंगा और करूंगा। तो जब भानु जी से जुड़ा था तो भानु जी गौरी शैली में काम करते थे। अच्छा, तो गौरी ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया था। तो मैं 10वीं-11वीं में जब था तब भी गौरी के गीत गाते थे, मजे लेते थे। मुझे नहीं पता था कि मजा मेरा कमर्शियल बन जाएगा और मुझे इस तरफ रोजी रोटी। हाँ। और सर एक्चुअली मेरा ये मानना है कि अगर आपका जो पैशन है वो अगर आपकी रोजी रोटी बन जाए तो जो बेस्ट आदमी दे पाता है उसका फिर उसका कोई, ये ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे वो चीजें सब जो मैंने चाही थी वो मुझे मिली। तो अगर मैं बात करूँ परिवार की, जब आप उदयपुर से जब आपने मूव किया तो उस जमाने की बात तो सर 94 में तो और भी कंजर्वेटिव होती थी सोसाइटी, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप जा रहे थे? एक बार तो शादी करके गया। अच्छा अच्छा, बीवी को ये बोल के गया कि मैं 3 महीने के लिए दिल्ली ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, और वो बेचारी इतनी बोली थी कि अच्छा ठीक है। और मैं 4-5 हाँ 3 साल निकल गए, 1 साल फिर हम लोग 4 लोग जब बम्बई शिफ्ट हुए तो 1 साल वो निकला, 4 साल बाद मैं बीवी को लेकर गया। अच्छा। तब उसको पता लगा कि था कि यार एनएसडी कोई चीज होती है। अभी तब भी नहीं जानते थे, और पेरेंट्स और मेरे समाज के लोग तो आज भी नहीं जानते कि एनएसडी क्या चीज होती है। एग्जैक्टली, वो उनको तो लगता है कि कहीं टीवी पे आता है वो उन्हीं से तोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि एनएसडी एक चीज है जहाँ पर जाना मतलब लगभग इम्पॉसिबल होता है, बड़ा टफ कंपटीशन है, जहाँ पर आईएएस आपको 350-300 निकलते हैं हर साल, लेकिन जो एनएसडीएन है वो 20 लोग निकलते हैं। पूरे 75,000 1 लाख में से सेलेक्ट होके 20 लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें से 6-7 लड़कियां होती है, 10-11 लड़के होते हैं, उसमें से एक आपका भाई भी। अच्छा, पापा का क्या रिएक्शन था? उनको तो अभी तक जो थिएटर आप करते थे तो क्या छुप छुप के घर पे बिना, उनको कुछ पता ही नहीं होता था, तेरी मर्जी जो कर। अच्छा। उन्होंने मुझे छुट्टे चांद की तरह, जिसको राजस्थानी में अमरिया कहते हैं, मुझे अमरिया कर रखा और आपने प्रूव करके दिखाया। तो बाद में पापा मम्मी का रिएक्शन? हाँ, वो जब लोग कहते थे कि यार तेरे बेटे को देखा, उसको देखा, तो बोले वो खुश हो जाते थे बस। सर आप 94 से काम कर रहे हैं, तो आपने इतने सारे रोल प्ले किए हैं, कौन सा एक, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का कोई ना कोई पसंदीदा कैरेक्टर होता है जो उसके दिमाग से कभी निकल नहीं पाता, जो उसने प्ले किया है, या कोई एक आर्ट जो बनाता है, क्रिएट करता है, वो भी अपने किसी एक पर्टिकुलर पेंटिंग की तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड रहता है। फेवरेट जिसको है, कौन सा रोल ध्यान में आता है? शेक्सपियर का एक प्ले है किंग लियर, जिसको हिंदी में राजा लियर कहते हैं। वो आए थे विदेश से, जॉन रसेल ब्राउन सर, शेक्सपियर के स्पेशलिस्ट थे, वो वर्ल्ड में एकमात्र थे। वो आए, उन्होंने प्ले किया हम लोगों के साथ। वो उदयपुर भी घूमने आए थे, मैं लेके आया था उनको, पूरा उदयपुर घुमाया कल्चर वाइज। तो उन्होंने प्ले किया था राजा लियर, तो उसमें मुझे एडमंड का रोल मिला था। एडमंड मतलब जो उनकी 3 बेटियां होती है, उसमें से एक वो दामाद होता है एडमंड, जो पूरी सत्ता को तहस नहस कर देता है। वो बास्टर्ड सन होता है और वो राजनीतिक कूटनीति की चालें चलता है और पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। वो बास्टर्ड सन का मुझे जो रोल मिला था, जैसे मेरी लाइफ का सबसे, मतलब मैं मानता हूँ उसको बहुत अच्छा वो कैरेक्टर था। और फिर और रिसेंटली में अगर इन दिनों में और अच्छा, अगर मैं किसी प्ले में कैरेक्टर एंजॉय करता हूँ तो मैं एक प्ले करता हूँ संक्रमण।
अच्छा, जिसके 111 शो में पूरे भारत में कर चुका हूँ। बाप, बेटा और माँ, 3 कैरेक्टर मैं खुद करता हूँ। अच्छा, हाँ, सोलो है और उसमें कॉमेडी है, पूरा त्रासदी है, सब कुछ है। तो वो मुझे करते हुए बहुत मजा आता है। बूढ़ा बनता हूँ, फिर जवान बनता हूँ, फिर बुढ़िया बनता तो हूँ। सेम टाइम पे उसी एक मोमेंट, Frequently? हाँ, विदिन 1.5 मिनट समझ में गया, मैं अब आया कॉस्ट्यूम चेंज दिमाग में। करके हाँ हाँ, जवान, फिर बुढ़िया, फिर ऐसा करके। तो 1 घंटा 10 मिनट का प्ले है वो, 70-75 मिनट का। लेकिन मैं फुली उस प्ले को जीता हूँ। वो आपकी और मेरी कहानी है, घर घर की कहानी है, बाप अच्छा, बेटा, जो जनरेशन गैप की कहानी है वो पूरी। सर क्या आपको लगता है थिएटर अभी भी जिंदा है? थिएटर के लोग अभी भी हैं? मतलब जिंदा है का क्या मतलब? थिएटर तो जिंदा था, है और रहेगा। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है सर, ठीक है। आज की जनरेशन जो है, आप देख लो कि मोबाइल्स में, ठीक है, मोबाइल में ओटीटी में, इसमें उसमें, हम जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं ज़्यादातर क्या करूंगा, रात को आऊँगा, ख़त्म करके अपना काम, कोई नई मूवी आई है, आपकी मिली आई है सपोज, तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं मिली देखूंगा, ओटीटी पे जाके देखनी पड़ी। तो सर बेसिकली कल्चर बनता जा रहा है, तो उसमें ऐसा अभी भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, थिएटर जो है जननी है सबकी। एग्जैक्टली, थिएटर मदर ऑफ आर्ट है, सारे आर्ट इसके अंदर है। तो थिएटर तो था, है और रहेगा, वो तो शाश्वत है, सत्य है पूरा। और उसके बिना कोई भी कला पूर्ण नहीं है। तो आप चाहे सिनेमा ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी म्यूजिक ले लीजिए, वो सब में थिएटर है। थिएटर के अंदर सब समाहित है। थिएटर की बात कर रहे हैं सर आप, तो जो बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स हैं, नसीर साहब हैं, अनुपम खेर हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, वो भी थिएटर करते आए हैं। कभी आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला, किसी बड़े एक्टर के साथ? हाँ, नसीर साहब ने तो मुझे पढ़ाया है एनएसडी में। ओके। पंकज कपूर सर ने पढ़ाया है, सब, मतलब इन लोगों से साथ कभी राब्ता पड़ा है मेरा। बाकी सबसे पड़ता है, मतलब वो भी हमारी तरह, आप ही की तरह अभिनेता हैं, अच्छे इंसान हैं। दे आर एक्टर के साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं वो लोग। अच्छा, मतलब हिंदुस्तान में, हिंदी बेल्ट में खास करके, मतलब हम लोगों को ऐसे टीचर मिलना बहुत मुश्किल है, जो पंकज सर हैं या नसीर सर हैं, ये लोग। सर कोरोना का पीरियड आया था, बहुत ही वर्स्ट टाइम था वो अपने लिए। आप वहाँ थे, बाहर थे, परिवार यहाँ था, किस तरीके का फील था, किस तरीके से आप बात कर पाते थे परिवार? थिएटर में इतनी पॉजिटिवनेस भर रखी थी। अच्छा, वो यही था कि मेरे माता पिता यहाँ थे, हम पति पत्नी बेटा वहाँ थे, तो हमें तो ये लगता था ये समय कट जाएगा, और सच माने वो समय कट गया। हाँ, कटा तो है सर। और थके न तू, झुके न तू, वो जो वाली बात है ना, तू चला चल, बस वो तो चलते चले। नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? अभी मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम रखा है चंदा की चकोर, जो अभी उसका कंप्लीट है, ऑलमोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसका। मेरे लिए रुके हुए डबिंग वबिंग करनी है उसकी। और एक शो आ रहा है मेरा जिसका नाम है चौखट। ओके, मतलब पूरी वेब फिल्म है वो पूरी। जी जी। और वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। ओ हेनरी की कहानी है, द लास्ट लीफ, उस पर है पूरी। बाकी 2-3 चीजें और हैं वो जो पाइपलाइन में है, वो देखिए इंशाल्लाह कब पूरी होती है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। उदयपुर की बात करूं, आपको फिर से उदयपुर की तरफ ले आऊं। बचपन जो उदयपुर में गुजरा, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे सर, अभी भी संपर्क रहता है? हाँ हाँ, मेरे 3 तरह के ग्रुप हैं। एक जिनके साथ मैं बचपन से खेला कूदा, उनके साथ मतलब मोबाइल पे कनेक्ट, वो मुझे गालियां देके बात करते हैं, वो मुझे उसी तरह से बुलाते हैं जैसे दोस्त तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में बुलाते हैं, कहीं भी पहुंचा उनके लिए मैं वही तरक्की पे पहुंच जाओ। तो वो भी अभी टच में है। जब भी आता वही आपको रियलाइज कराएगा कि तू तो वही है, तू तो हमारे लिए वही है, एनएसडी गई, हाँ, कुछ भी किया क्या है इधर आ। एग्जैक्टली। तो मैं उनके लिए वही गरीब गुबरा बन के पेश होता हूँ। और एक दोस्त मेरे वो हैं जिनके साथ मैं थिएटर करता था, उनके टच में हूँ, जो बड़े हैं उनसे भी मिलता हूँ। और एक वो है जिनके साथ मैंने ग्रेजुएशन की थी। ऐसे सारे लोगों से मिलता हूँ जब जब उदयपुर आता हूँ, या इधर बॉम्बे में होता हूँ तब भी फोन पे बात हो जाती है। सबसे टच में हूँ बराबर। सर, हर एक्टर या हर आर्टिस्ट के लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड आता है, मतलब एक सैचुरेशन पीरियड आता है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पीरियड आपको फेस करना पड़ा था जब थोड़ा सा समस्या हुई, या ऐसा सोचा कि यार फिर अब मनो वापस या तो कुछ नया किया जाए या उदयपुर की? ऐसे बहुत मुकाम आए, ऐसे बहुत पड़ाव आए जब लगा था कि मतलब यार खेला खो गया, ये तो खेला खत्म हो गया। लेकिन फिर वही है ना कि उठे और फिनिक्स है हम तो। एग्जैक्टली, जो रीबर्थ होता है हमारा, और अब कई बार रीबर्थ हुआ है मेरा बस। और यही था कि यही करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। पैशन तो सर, पैशनेट आदमी ही निकल पाता है, जाए तो जाए। समाज से भी लड़के सब चीजें पीछे छोड़ के वही आदमी निकल पाता है जिसमें पैशन, वो जीना यहाँ मरना। हम टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं,
और मतलब और रही बात स्ट्रगल की, यार वो तो टिल द लाइफ चलता ही रहेगा और चल रहा है। किसी का अलग लेवल का है, किसी का अलग लेवल का है, हाँ चल रहा है, चलता रहेगा यार। हाँ ये तो करना ही है सर, सबको जब तक जिएंगे तब तक करना तो ही है। जीतेंगे, जीना जरूरी है। आज वो कह रहा राज कपूर साहब के ना कि जीना है या मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ है, आपका जिंदगी का रंगमंच है। सन जो है क्या इसी लाइन में आप उसको ला रहे मेरा बेटा इसी लाइन में है, वो डायरेक्टर राइटर है, हैं? करता है, अभी भी मुंबई में वो एक शो कर रहा है। तो बस वो अपना रास्ता है, उसने अपना रास्ता चुना, मेरा कोई योगदान नहीं है। अच्छा, जो कुछ किया उसने किया, बस मेरा कुछ, वो मैंने प्रोडक्शन में है, मतलब वो डायरेक्शन में डायरेक्शन में डायरेक्शन में है वो। तो मेरी एक प्रार्थना है आपसे, आपके यहाँ पर कोई भी रंगमंच होता है ना तो आप जरूर देखने जाइए, वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, उन लोगों को जरूरत है। सर उदयपुर एक ऐसी सिटी है, सीरियसली बता रहा हूँ, आप तो आप जानते ही हैं कि सब चीजें होती है और एक बार वापस से रीबर्थ, अपन रीबर्थ की बात की ना, अभी से अभी जो जनरेशन है ना वो सारे कोशिश करके सर उन सारी पुरानी जो कल्चर्स थे ना उनको एक बार वापस कोशिश करके ला रही है, ताकि वो चाहते हैं कि ये जो जनरेशन, मतलब अभी जो नई जो जनरेशन आ रही है ना, उनको पता तो चले कि एक्चुअल में थिएटर क्या होता है, किस तरीके की मेहनत होती है, किस तरीके से एक्सप्रेशंस, ये वो फीलिंग डाली जाती है। एक बात और बताएं आपको, देखिए ये जो जनरेशन है ना हमारे बाद वाली और हमारे पहले वाली, हम वो जनरेशन है जिसने एंटीना हिला के टीवी सीरियल आया, क्या एक आदमी ऊपर खड़ा है क्या दिन गुजर रही थी, आई वाज वेरी यंग और वापस मार रहे थे, दाना आ रहे दाना यार जाता वो तो टीवी के ऊपर हाथ मार दिया उसने गुस्से में, चल की नहीं, ढोलक की तरह टीवी बजाया जाता है। वाली जनरेशन को क्या पता सर, वो उनको क्या मालूम है यार कि आंटी क्या होती है, भंवरे क्या होते हैं। मुझे वो पानी, वो बंटा वाली वो बोतल आती ना सोडा की, जब वो किराए की दुकान में वहां चलती थी, वो एंटीना वाली जो आप बात कर रहे हो, ये जो जनरेशन है, सभी लोगों ने ये जनरेशन जो है ना, मतलब सब कुछ मिल चुका है इसे, क्योंकि हमने जो अभाव देखे हैं हमारी पीढ़ी ने और हमारे पहले वाली पीढ़ी ने, तो उस वक्त सच बताऊं तो सुविधाएं नहीं थी, उनको भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, उनको जितना मिला हमें दिया, हमें जितना मिला और जो हमें नहीं मिला वो हम सब ने, हमारी आने वाली जनरेशन को हमने सब कुछ दिया, तो इनको सब इजीली मिला है, उनको मालूम नहीं स्ट्रगल क्या कहता है। जब आप निकले ना सर उदयपुर में से, मतलब यहाँ से जब निकले आप, तो उस जमाने में इतना एक्सपोजर ही नहीं सवाल ही नहीं, ना पहले यूट्यूब था, ना कोई व्हाट्सएप था, ना कोई इंटरनेट, ओनली दूरदर्शन और सिनेमा होता था। आपने अपना एक बना लिया विजन के मुझे जाना है, कुछ करके दिखाना है, तो इसके लिए तो मतलब मैं आपको सैल्यूट यार। अच्छा मुझे पता नहीं था कि ये मैं हिम्मत करके कर रहा हूँ, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, टीचिंग कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे टीचिंग करनी नहीं थी। अच्छा आप टीचिंग भी, हाँ आई एम बीएससी बीएड ना, तो मुझे लगा यार नहीं, मतलब मैं अपनी पसंद का यार कपड़ा नहीं पहन सकता, मैं आस्तीन फोल्ड करके नहीं पहन सकता, मैं 2 बटन खुले नहीं रख सकता, मैं अच्छे शूज नहीं पहन सकता अपने डिजाइनर, मैं टी शर्ट नहीं पहन सकता, टीचर की मर्यादा अलग होती है। मैंने कहा यार ये जो बंधन होता है ना उसमें मैं नहीं, वो मंजूर नहीं बाबू, हम पर कोई कमांड करे, कमांड क्रिएटिव कमांड हमें मंजूर है कि कोई हमें मुर्गा बना के कुकड़ू को बोल तो वो थिएटर में कर लेंगे, लेकिन जो अंगूठा दबा के रखेगा वो हमें मंजूर नहीं था। बस वो रास्ता हमें हमारे गुरु ने बनाएगा, अपना कुछ करो, तो हमने अपना कुछ करने के लिए सबको वो कहा ना, गुलजार साहब का छोड़ा है हम वो गलियां, तो हम वही हैं, छोड़ा है हम वो, छोड़ा है आप उदयपुर की गलियां, और आपने करके दिखाया सर। मतलब अभी आपने मिली में भी जो एक्ट्रेस थी उनका फादर का रोल किया आपने, दीपिका पादुकोण के फादर का रोल किया छपाक में आपने, मतलब इतने वर्सेटाइल, इतने डाइवर्स रोल आपने किए हैं। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जो जनता है वो रोल मॉडल की तरह लेती है, आप एक्टर्स हैं, आप जो मैसेज देते हैं, ये पता नहीं मुझे रोल मॉडल के रूप में लेती या नहीं लेती, लेकिन मैं ये है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ आगे बढ़ता रहूँ, काम करता रहूँ, पीछे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कौन क्या मानता है, सच में भगवान, मैं नहीं मानता इन चीजों को, बस मैं वो कहे ना करता रहे, करते रहना है बस। लोग क्या कह रहे हैं, अरे लोग तो वो भी हैं जिन्होंने सीता माता पर उंगली उठा ली, एग्जैक्टली उठाई थी ना, तो लोगों का क्या है, उनका काम है कहना। सर एक चीज बताइए, बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर कौन है? यार बहुत सारे हैं, दो नसीर साहब हैं, पंकज कपूर साहब हैं, ओमपुरी साहब थे, बलराज साहनी साहब, रहमान साहब, मोतीलाल जी, कन्हैया लाल जी, मतलब बलराज साहनी साहब, संजीव कुमार साहब जी, दिलीप कुमार साहब, इंशाल्लाह, मतलब यार वो तो उनकी फिल्में हर बार, मैंने गंगा जमुना और मदर इंडिया, मतलब ये मुगले आजम, और मैंने हर बार देखता हूँ, गांधी पिक्चर इवन देखी, बेन किंग्सले की, मतलब जितनी बार देखो ऐसा लगता है पहली बार देख रहा हूँ, मतलब ऐसे बच्चे की तरह देखता हूँ, हर बार कुछ नया सीखता हूँ इन लोगों से। एक्टिंग में तो ये पितामह थे सब, जितने लोगों का नाम दिया। सर आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद? सारा म्यूजिक, खास करके फोक म्यूजिक, मुझे बहुत मजा आता है, और नया म्यूजिक तो आप जानते हैं
जो कान फाड़ू म्यूजिक होता है ना, उसको दूर से सलाम, मतलब लेकिन अच्छा। जो म्यूजिक दिल को सुकून दे वो है म्यूजिक, जो दिल को और मतलब वो हो जाए, वो म्यूजिक नहीं है। इन दिनों कुछ पढ़ रहे हैं क्या आप, कोई किताब? मैं अभी एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ, जॉन ऑरवेल की 1984, ओके। जो बिग बॉस इज वॉचिंग, वो पढ़ रहा हूँ। तो अभी क्योंकि 15 दिन से फादर के इसमें था, मैं वो पढ़ नहीं पाया हूँ, बाकी पढ़ रहा हूँ। कोई मैसेज देना चाहें आप? बस आप रंगमंच देखते रहिए और अच्छा रंगमंच करिए, यहाँ की प्रतिभाओं को मौका दीजिए आगे बढ़ने का। आपके आसपास बिखरे पड़े हैं हीरे, इनको संवारिए और इनको मौका दीजिए। सर, इसी मैसेज के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ एक बार फिर से, और थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने समय निकाला हमारे लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और इस पर जितने लाइक्स आप दे सकते हो दे दीजिएगा। इसी प्रॉमिस के साथ कि इस तरीके से और भी बड़ी पर्सनालिटीज़ को अपने चैनल पर लेके आता रहूँगा आपके लिए। मैं अभी आपसे साइन ऑफ करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।